Good afternoon, everyone. Today we will start chapter number 5. That will be name of work, energy and the power. ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले we will know about the scalar product. Scalar product क्या होता है? We will taught in the chapter number 3. Chapter number 3 में तुमने पढ़ा होगा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा. स्केलर प्रोडक्ट होता है कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को, कोई भी दो सिमिलर वेक्टर क्वांटिटीज होती है, अगर उसको अपन प्रोडक्ट में लेते हैं, प्रोडक्ट करते हैं उनका, तो अपने को एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी. कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? स्केलर क्वांटिटी मिलेगी. उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं. वहां पर तुमने काफी सारे एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे कि अपना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और दैट विल बी द वर्क. जो अभी अपन पढ़ेंगे, जो वर्क होता है, ये भी कौन सी क्वांटिटी होती है? तुम्हारे स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, दैट विल बी कौन से प्रोडक्ट को फॉलो करेगा? ये स्केलर प्रोडक्ट को फॉलो करेगा. तो मैं वर्क स्टार्ट करने से पहले एक बार क्या बताना चाह रहा हूं, दैट विल बी द स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है. डन. क्या बताया मैंने? कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी होगी, दैट विल बी एक क्वांटिटी अपन क्या ले लेते हैं? ए वेक्टर. और एक क्वांटिटी ले लेते हैं अपन कौन सी? बी वेक्टर. और दोनों का क्या कर रहे हैं अपन? एक प्रोडक्ट कर रहे हैं. तो एक न्यू क्वांटिटी मिलेगी. वो जो न्यू क्वांटिटी होगी वो अपनी सपोज दैट मान लेते हैं अपन एक्स मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? एक्स. ये जो एक्स होगा ना, ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? अपनी स्केलर. तो ऐसा जो प्रोडक्ट होगा, ऐसे प्रोडक्ट को अपन कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे. अब इसका प्रोडक्ट में भी तुमने किया भी होगा और इसे आता भी होगा, फिर भी मैं एक बार थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं कि एक ए वेक्टर लिया अपन ने. ए वेक्टर होता है एक जनरलाइज वेक्टर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर वेक्टर इक्वल टू कैसे होता है? एक्स आई केप प्लस वाई जे केप, और प्लस में क्या होता है तुम्हारा? जेड के केप होता है. ये जानते हो तुम लोग सब. ठीक है, एक जनरलाइज वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है. एक एक्स एक्सिस में होता है. एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा होता है? आई केप. वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा होता है? जे केप. और जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा होता है? के केप होता है. आई थिंक तुम फैमिलियर होंगे इससे. ये एक्स होता है, ये वाई होगा, और ये तुम्हारा क्या होगा? जेड होगा. यहां पर जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा होगा? आई. यहां पर क्या होता है? जे. और यहां पर कितना होता है तुम्हारा? यहां पर के. तो सिमिलर टाइप, तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का अपना तरीका होता है यहां पर ये. तो ए वेक्टर में ले रहा हूं कौन सा? ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप. ले सकते हैं इसको सिंपली. ठीक है. और बी क्या हो रहा है? बी ले रहे हैं अपन बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप और प्लस बी जेड के केप. सिमिलर. और इन दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है. आता है प्रोडक्ट करना? कैसे करते हैं? पहले उसके लिए भी एक और चीज समझो. क्या कि आई डॉट आई जो होता है ना, आई डॉट आई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आई आई दैट विल बी cos थीटा. डॉट प्रोडक्ट बताया था मैंने. डॉट प्रोडक्ट में जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है वहां पर? cos थीटा. और जब क्रॉस प्रोडक्ट जब रिमूव होता है वहां पर क्या आता है? sin थीटा आता है. ठीक है. तो cos थीटा यहां पर आएगा. तो आई डॉट आई, अगर दोनों वेक्टर कैसे है तुम्हारे? पैरेलल है. पैरेलल में एंगल कितना डिग्री बनेगा तुम्हारा? थीटा इक्वल टू 0. और ये कौन से वेक्टर होते हैं तुम्हारे? ये होते हैं यूनिट वेक्टर. कौन से वेक्टर होते हैं? और यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो किसके इक्विवेलेंट होता है? वो 1 के इक्विवेलेंट होता है. किसके इक्विवेलेंट होगा? 1 के. आई, तो आई डॉट आई, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 1 के इक्विवेलेंट. और जो cos थीटा है, cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 के इक्विवेलेंट होती है. तो आई डॉट आई होगा, वो किसके इक्विवेलेंट निकल के आएगा तुम्हारा? 1 के इक्विवेलेंट निकल के आएगा. ये पता होना चाहिए. तो कोई भी दो वेक्टर क्या हो, एक दूसरे के कैसे हो? पैरेलल हो. पैरेलल में एंगल कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री बनेगा. और 0 डिग्री बनने के बाद जो तुम्हारा आई डॉट आई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1. सिमिलरली अपन क्या लिख सकते हैं? जे डॉट जे की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए? 1 के इक्वल आएगी. सिमिलरली अपन क्या लिख सकते हैं? के डॉट के की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए. और 1 ही आती है क्योंकि दोनों में एंगल कितना डिग्री का बनेगा तुम्हारा? 0 डिग्री का बनेगा यहां पर. डन. और अगर ऐसे ही वेक्टर कैसा हो तुम्हारा? परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर में एंगल कितना डिग्री का बनेगा?
90 डिग्री का। तो करो इसको एक बार। और परपेंडिकुलर में है ना, आई का जे के साथ प्रोडक्ट होगा। किसके साथ? आई का। तुमने ग्राफ में देखा होगा जो भी थ्री एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स किसके परपेंडिकुलर होगा? वाई के परपेंडिकुलर होगा। तो आई डॉट जे लूंगा, यानी कि मैं एक को एक्स एक्स में ले रहा हूं, एक किस में ले रहा हूं? मैं वाई एक्सिस में ले रहा हूं। तो एंगल कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा? आई जे, और यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस थीटा। कॉस एंगल कितना डिग्री लूंगा? 90। यहां पर गया, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? मैंने कहा अभी आई जे के क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर होते हैं। कितनी वैल्यू रहेगी इनकी? 1। तो यहां पर ये 1 आ गया। और cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो जो तुम्हारा आई डॉट जे होगा ना, आई डॉट जे, वो किसके इक्विवेलेंट आएगा? तुम्हारा 0 के। क्या सिमिलरली जे डॉट के भी 0 के इक्विवेलेंट रहेगा? क्या सिमिलरली के डॉट आई भी किसके इक्विवेलेंट रहेगा? तुम्हारा 0 के इक्विवेलेंट। इसका मतलब सिंपल सी है कि अगर तुम पैरेलल वेक्टर ले रहे हो, सेम वेक्टर ले रहे हो, आई डॉट आई, जे डॉट जे, या फिर क्या ले रहे हो तुम? के डॉट के ले रहे हो, तो इनका प्रोडक्ट ऑलवेज कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और अगर तुम अदर ले रहे हो, जे डॉट आई डॉट जे या जे डॉट जे, तो इसका प्रोडक्ट कितना मिलेगा तुमको? 0 मिलेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होगा। देखो देखो क्या लिया था अपन ने? ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिया था? ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के के, ये लिया था एक वेक्टर। बी कौन सा लिया है? बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के और प्लस बी जेड के, ये लिया अपन ने। और दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। कैसे करोगे बताओ? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो कैसे करोगे? ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, और इसका अपने को प्रोडक्ट करना है किसके साथ में? बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। डन। अब देखो मल्टीप्लाई करना आता ही है। कैसे करते हो मल्टीप्लाई? ये जो एक्स वाली टर्म है, ये कंप्लीट बी वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। तो कैसे करोगे? देखो, जब तुम एक्स को मल्टीप्लाई करोगे किससे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? बी एक्स से। तो कैसे करोगे बताओ? एक बात समझना, ए एक्स आई के डॉट बी एक्स आई के, क्या यही आएगा कि सिमिलर? कुछ ऐसा ही आएगा। देखो, एक्स और बी एक्स क्या है? तुम्हारा कोई भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। क्या है? इसको मल्टीप्लाई करोगे कैसा आएगा? ए एक्स मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बताओ? बी एक्स से। और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा तुम्हारा? आई डॉट आई रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? क्योंकि यहां पर भी आई है, यहां पर भी क्या है तुम्हारा? आई है। तो आई डॉट आई कितना होता है? अभी बताया था। आई डॉट आई कितना होता है? 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? एक्स इंटू बी एक्स। क्या ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? क्या अपना एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा? एक बार एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा? बी एक्स से। एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा? बी वाई से। और जब तुम ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक बार यहां का यूनिट वेक्टर कितना है? आई। यहां का यूनिट वेक्टर कितना है? तो आई डॉट जे कितना होता है? 0। मतलब ये जब सेम सेम मल्टीप्लाई चलेगा ना, आई के आई के साथ, जे का जे के साथ, या फिर के का के, तब कितनी वैल्यू देंगे तुमको? 1 वैल्यू देंगे। अदरवाइज बाकी में सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इतना तो प्रोडक्ट आता होगा। तो क्या आंसर आएगा अपना बताओ? ए एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस, जब तुम y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ए वाई मल्टीप्लाई बी वाई प्लस, और लास्ट में कितना हो जाएगा? ए जेड मल्टीप्लाई बी जेड। ये तुम्हारा ए डॉट बी निकल के आएगा। और इसका सिंपल सा कंक्लूजन है क्या? कि तुमको x के कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई करना है, या फिर ऐसा बोल लो कि आई के फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है? आई केप से। जे केप के फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है? जे केप से। और के केप के फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है? के केप से। सिंपल सी बात है। एक्स को एक्स से, वाई को वाई से, और जेड को जेड से। ये होता है तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। और ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी तुम्हारे काम आएगा आगे। क्योंकि अभी क्या पढ़ेंगे अपन? वर्क स्टार्ट करेंगे। तो वर्क में क्या है? तो क्योंकि वर्क कौन सा प्रोडक्ट फॉलो करता है? स्केलर प्रोडक्ट फॉलो करता है यहां पर। ठीक है, डन। तो ये तुम्हारा क्या होगा? आई थिंक बेटर समझ में आया होगा। डन, चलो ठीक है। नाउ तुम्हारा कौन सा हो गया? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है,
आगे समझ में? इसके बाद नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा? वर्क। ठीक है, वर्क तुमने जनरली पढ़ाई होगा, वर्क क्या होता है। ठीक है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलते हैं अपन, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी फॉर्म करते हैं उसमें एनर्जी लूज करते हैं, सही बात है। और जब एनर्जी लूज होती है ना, तो अपन एनर्जी लूज कब होगी एनर्जी लूज? जब अब तुम कोई क्या करोगे? वर्क करोगे, सीधी सी बात है। तो वर्क करोगे तुम्हारी एनर्जी क्या होती है? लूज होती है। सिंपली एक चीज बताओ मैं, चलो एक किसी भी हेवी स्टोन को तुमको धक्का देना है, तो तुमने धक्का दिया और कुछ 15 मिनट या 20 मिनट बाद में तुमने क्या करा कि तुमने अपनी एनर्जी क्या कर दी? धीरे धीरे लॉस करना चालू कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुमने वर्क किया है। ठीक है, बायोलॉजिकली तुम ये समझोगे कि हमने वर्क किया है, क्योंकि तुमने क्या कहा? 15 मिनट को क्या दिया है? धक्का दिया है, पुल एंड पुश किया है, तुमने फोर्स अप्लाई किया उस पर। और फोर्स अप्लाई करना वर्क नहीं होगा, ध्यान रखना। बायोलॉजिकली अपने समझेंगे कि वो अपने वर्क किया है, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स तुमने कोई भी वहां पर क्या नहीं किया है? वर्क डन नहीं किया है। ठीक है, इसका मतलब वर्क की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? अगर तुमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया है, क्या अप्लाई किया है? फोर्स अप्लाई किया है, बट वहां पर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो तुम ऐसी कंडीशन में उस वर्क को वर्क नहीं बोलोगे। ठीक है, तो वर्क के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो साफ साफ लिख रखा है, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। कोई भी फोर्स अपन अप्लाई करेंगे ऑन ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज द डिस्प्लेस्ड। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर तुमको वर्क करना है तो वर्क के लिए क्या होना जरूरी होता है? डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी होता है। मैं एक सिंपल सा बेसिक एग्जांपल देता हूं कि तुमको बोल की कोई बड़े से मकान के धक्का देना है, अब तुम धक्का तो मार दोगे, कुछ तो कर दोगे उसको, यानी तुमने फोर्स अप्लाई कर दिया। और फोर्स अप्लाई कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने क्या किया है? वर्क किया है। अगर वो मकान डिस्प्लेस हो गया तो तुमने वर्क किया है, अगर वो मकान डिस्प्लेस नहीं हुआ इसका मतलब तुमने कोई वर्क नहीं किया है। इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स का वर्क से कोई कनेक्शन नहीं है, सीधी सी बात है। तो किसका कनेक्शन होगा फिर? डिस्प्लेसमेंट का। इसका मतलब क्या होगा कि अगर तुमने कोई डिस्प्लेसमेंट किया है फोर्स अप्लाई कर तो उसको अपन तुम क्या बोलोगे? वर्क बोलोगे। सिंपल सी बात है। इस एक टेबल को यहां से उठाकर दूसरी जगह लेके जाना है, उठा लो आराम से, तो टेबल का क्या हुआ? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एक x1 पोजीशन से कहां तक हुआ है? x2 पोजीशन तक हुआ है। इसी को तुम क्या बोलोगे? वर्क डन बोलोगे। अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वहां पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहां पर वर्क डन होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चीज लिखी हुई है, फोर्स अप्लाई करोगे तुम, और व्हेन द बॉडी इज द डिस्प्लेस, बॉडी क्या होनी चाहिए तुम्हारी? वहां पर डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, उसी को तुम क्या बोलोगे? वर्क बोलोगे यहां पर। ठीक है, आगे देखो, वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट कंपोनेंट फोर्स इन द डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट एंड इज डिस्प्लेसमेंट। देखो कैसे होगा, सिंपल सी बात है। ये कोई ब्लॉक लिया, इसका मास कितना है तुम्हारा? m है, और ये भी रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट का मतलब समझते हो, वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी? 0। और इस पर तुम क्या कर रहे हो? यहां पर थीटा डिग्री एंगल पर हो गया। तब तुमने वो देखा है कैरी बैग के ऊपर खिसकाते खींचते हैं उसको। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा फोर्स 3 कंडीशन में हो सकता है। देखो तुमने एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, यहां से इधर से धक्का मारा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? किस तरफ हो जाएगा? ये तुम्हारा x1 पोजीशन पे होगा, ये x2 पोजीशन पर होगा। यहां से धक्का मारा, धक्का मारते तुम्हारा कुछ ना कुछ क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में होगा, ऐसा जरूरी नहीं होगा कि सेम ही डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कभी कभी रिवर्ट बैक भी होता है, वापस भी होता है। जैसे तुमने अचानक फोर्स तुमने ऐसे लगाया तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ होना चाहिए? उसी तरफ होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो अभी सेम एग्जांपल अपन ने दिया है कि तुमने थीटा डिग्री पर इसको खींचा है, अब तुम्हारा फोर्स तो हो गया ऐसे, एक बार समझो, फोर्स तो कैसे हो गया? ऐसे, ठीक है, और बल्कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? इस डायरेक्शन में। सिंपल, तो ये एंगल कितना होगा तुम्हारा? थीटा। और ये तुम्हारी किसकी डायरेक्शन होगी? फोर्स की डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी तुम्हारी? इस तरफ होगी तुम्हारी। अब देखो फोर्स कहां लग रहा है बताओ? ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है तुम्हारा? नीचे की तरफ। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है
कि फोर्स की डायरेक्शन में ही तुम्हारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहां से। नाउ नेक्स्ट देखो, ये एम मास का ब्लॉक है, और अभी भी क्या बताया मैंने, इसको तुम पे थीटा डिग्री एंगल पर क्या लगा रहे हो, एफ फोर्स लगा रहे हो। कितना फोर्स लगा रहे हो, एफ फोर्स। तुमने कंपोनेंट ब्रेक होगा, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा बताओ, इस तरफ आएगा तुम्हारा एफ साइन थीटा, बता रखा है। ये तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ साइन थीटा। और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ कोस थीटा। कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ कोस थीटा। ठीक है, यहां तक मुझे ये बताओ कौन सा कंपोनेंट होगा फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, बताओ जल्दी। कौन सा एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एफ साइन थीटा होगा या फिर एफ कोस थीटा होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, एफ कोस थीटा होगा। एफ साइन थीटा यहां पर वर्क नहीं करेगा, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो एफ साइन थीटा तो ओनली उसको रेस्ट में रखने की क्या करेगा, ट्राई करेगा। तो एफ कोस थीटा जो ऐसा कंपोनेंट होगा जो डिस्प्लेसमेंट देगा, सीधी सी बात है। और वर्क डन क्या पढ़ते हैं अपन, वर्क अभी भी पढ़ा था अपन ने, क्या वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जितना तुमने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, जितना तुमने क्या अप्लाई किया है, फोर्स और मल्टीप्लीकेशन, और क्या होना चाहिए उसका, डिस्प्लेसमेंट। अभी भी बताया था फोर्स से कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो वर्क का क्या फॉर्मूला होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल क्या लिख सकते हैं अपन, एफ इंटू, और डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या ले रहा हूं यहां पर, एस ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, तो फोर्स मल्टीप्लाई एस, यही तुम्हारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला होगा। ठीक है, बट ये तुमने आई थिंक ये वाला जो फॉर्मूला था ना, ये 9th क्लास में भी स्टडी किया होगा कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा तुमको, यहां पर वर्क मिलेगा। इसके बारे में देखो, अगर अकॉर्डिंग टू अपन यहां पढ़े तो देखो वर्क इक्वल टू कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब कोस कंपोनेंट कैसे आता है वो देखो, अभी भी बताया कि एफ कोस थीटा जो होगा ना, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां पर करो, W इक्वल टू फोर्स कितना लगेगा बताओ, एफ कोस थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा बताओ तुम्हारे साथ, एस। तो सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एफ एस कॉस थीटा। ये तुम्हारा वर्क डन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसका मतलब कोस थीटा कब आता है तुम्हारा, कोस थीटा आता है तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, W इक्वल टू फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और बीच में क्या लगा दिया अपन ने, डॉट प्रोडक्ट। तो जब डॉट हटेगा तो वापस क्या आएगा तुम्हारा, कोस थीटा आएगा। और वर्क कैसी क्वांटिटी होती है तुम्हारी, स्केलर। ये तुमको पहले भी बता चुका हूं। तो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। स्केलर वेक्टर जानते हो, जिनकी डायरेक्शन होती है वो वेक्टर होते हैं, जिनकी डायरेक्शन नहीं रखते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे, स्केलर होते हैं। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल सा हो गया यहां पर। अब इसके तीन केस आते हैं, तीन केस। कौन कौन से तीन केस, देखो क्या फॉर्मूला निकाला अपन ने, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये नहीं निकाला। अब तीन केस होगा, केस फर्स्ट क्या होगा इसका, देखो केस फर्स्ट क्या होगा, अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा क्या हो, उसी डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो। मतलब किसी भी बेंच को तुमने धक्का दिया तो बेंच कहां डिस्प्लेस कर रही तुम्हारा, आगे डिस्प्लेस करेगी। तो क्या हो जाएगा बताओ, थीटा कितना बनेगा उस कंडीशन में, 0 डिग्री। तो अपन सिंपल क्या लिख सकते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन पैरेलल। पैरेलल में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री का। अगर पैरेलल हो तो क्या बनेगा बताओ, W इक्वल टू एफ एस कॉस, और एंगल कितना पुट करोगे, 0। तो W इक्वल टू कितना मिलेगा तुमको, एफ इंटू एस। क्यों, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 हो गया, तो W इक्वल टू कितना हो गया, एफ एस। और इसी वर्क को तुम कौन सा वर्क बोलोगे, दैट विल बी, कौन सा वर्क हो जाएगा ये तुम्हारा, पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। कौन सा वर्क बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, नाउ सेकेंडरी केस, सेकेंड केस क्या होगा, केस सेकेंड, थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब दोनों फोर्स और
फोर्स और वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो क्या फॉर्मूला होगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस, और ये कितना हो गया तुम्हारा 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां पर वर्क डन कितना मिलेगा तुमको 0। तो तुम्हारा जो वर्क होगा उसको यहां पर क्या बोल, क्या कह सकते हो तुम यहां पर कोई वर्क डन नहीं होगा। इसका क्या एग्जांपल होता है, सिंपल सा, कोई भी कुली होता है, एक ऑब्जेक्ट को अपने सर पे रखे खड़ा है, ठीक है, और वो मूव नहीं कर रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, तो वहां पर जो सीधी सी बात है, उसने वेट तो उठा रखा है बट खुद मूव नहीं कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में भी तुम्हारा वर्क डन क्या होगा तुम्हारा 0 होगा। अभी भी बताया वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट होना कंपलसरी होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तुम्हारा वर्क भी क्या मिलेगा तुमको 0 मिलेगा यहां पर, ठीक है। नाउ थर्ड केस, थीटा इक्वल टू कितना, लास्ट एंड फाइनल 180। 180 का मतलब अगर तुम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट किस तरफ आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, यानी कि फोर्स तुमने इधर अप्लाई किया, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तब एंगल कितना डिग्री बनता है तुम्हारा, थीटा इक्वल टू 180। cos 180 कितना होता है, cos 180 cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती है कितनी होती है -1, तो करो पुट यहां पर, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस ऑफ एफ एस, ये आएगा, और माइनस एफ एस आएगा तो तुम्हारा इसको बोलेंगे अपन कौन सा वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, क्या बोलोगे इसको, नेगेटिव वर्क डन। तो तीन चीजें याद रखना, अगर थीटा इक्वल टू 0 है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, तो कौन सा वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, और अगर थीटा इक्वल टू 90 है, परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन कितना होगा तुम्हारा 0 होगा, और अगर थीटा इक्वल टू कितना है तुम्हारा 180 है, तो थीटा 180 में तुम्हारा कौन सा वर्क डन मिलेगा तुमको, नेगेटिव वर्क डन मिलेगा। डन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, किस किस तरीके की फोर्स हमारे पास वर्क कर सकते हैं, देखो किस किस तरीके के वर्क क्या है मूव कर सकते हैं। अगर अपन कांस्टेंट फोर्स यूज कर रहे हैं, कौन सा फोर्स, कांस्टेंट फोर्स कितना वर्क डन लाएगा, कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो, कांस्टेंट का मतलब होता है कि तुमने पूरे टाइम तक जितना भी फोर्स लगाया है ना वो एक इक्वल अमाउंट का लगाया, इक्वल मैग्नीट्यूड का लगाया, उसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फोर्स बोलते हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला अभी भी बताइए, कितना निकल के आएगा, W इक्वल टू एफ एस, और ये कितना हो जाएगा cos थीटा, और इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला होगा, तो W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, F इंटू एस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी, ठीक है। तो ये कब कब अप्लाई करोगे तुम, जब तुम्हारा फोर्स कैसा होना चाहिए, एक कांस्टेंट नेचर का फोर्स होना चाहिए, जब तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। दूसरी बात, यहां से अपन कुछ चीजें निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, क्या यूनिट होगी इसकी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, इंटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा यूनिट, और इसी न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, जूल बोलते हैं, क्या बोला जाता है जूल। डायमेंशन क्या होगी इसकी बताओ, डायमेंशन फोर्स की तुमको याद ही है कितनी होती है, m1 l1 t माइनस का 2, ये तो किसकी डायमेंशन हो गई फोर्स की, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कितनी होती है L1 होती है, तो L1 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा m1 l2 और t माइनस का कितना हो जाएगा 2, ये तुम्हारी किसकी डायमेंशन हो जाएगी, वर्क की डायमेंशन। ध्यान रखना एनर्जी की डायमेंशन भी कितनी होती है, सिमिलर ही होती है, क्योंकि जितना तुम एनर्जी लूज करोगे वो एनर्जी लूज किसके इक्विवेलेंट होता है, तुम्हारे वर्क डन के इक्विवेलेंट होता है, तो वो तुम्हारा जो वर्क की यूनिट आएगी वही किसकी यूनिट रहती है, एनर्जी की भी। तुमने कभी सुना होगा एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है, ठीक है। तो ये जहां से दो तरीके से, लेकिन ये कब यूज करोगे तुम लोग, जब तुम्हारा फोर्स कैसा होगा, तुम्हारा कांस्टेंट फोर्स होगा यहां पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड नेचर, अगर तुम्हारा फोर्स कैसा हो, इफ फोर्स इज वेरिएबल फोर्स, कैसा हो, कैसा फोर्स है तुम्हारा
वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब समझते हो, जहां पर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे मैं तुमको ऐसे सिंपल से ऐसे बोलूं कि टेबल को उठा के यहां से उस कोने तक लेके जाना है, क्या तुम कॉन्स्टेंटली ले जा पाओगे उसको? नहीं ले जा सकते हो। तुमको लगेगा कि हमने कॉन्स्टेंट लेके गए हैं, बट कुछ डायमेंशन वगैरह चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंट फोर्स अपन लगाए वह नहीं, मतलब कॉन्स्टेंट फोर्स अपन कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब वेरिएबल तो उसमें आएगा ही आएगा, थोड़ा सा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट फोर्स रखना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, इसलिए नेचर में ज्यादातर अपन क्या करते हैं, वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट था, एम मास का मान लेते हैं, यहां से इसके ऊपर क्या करा अपन ने, एक एफ फोर्स अप्लाई किया। कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ। और मेरे को इसको यहां से लेकर यहां तक लेके आना है, यहां तक लेके आया मैं, इसका जो डिस्प्लेसमेंट किया ना, वो कितना किया अपन ने, dx। और एक छोटा सा क्या किया इसका डिस्प्लेसमेंट, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर दूर तक लेके जाना है, तो उसको अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे वेज में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। मैंने तुमको बता भी रखा है। और उस छोटे से एलिमेंट्री, उसको क्या बोलते हैं अपन, एलिमेंट्री को dx बोलते हैं। ठीक है, तो क्या मेरा वर्क डन होगा बताओ, w इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगाया तुमने, एफ फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx। कितना हो जाएगा, dx। क्या इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या वर्क डन भी स्मॉल होगा तुम्हारा? भाई अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो तुम्हारा वर्क भी कैसा होगा, तुम्हारा एक स्मॉल होगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे यहां पर, dw। तो क्या मिलेगा तुमको यहां से, dw इक्वल टू एफ dx। ये निकल के आया तुम्हारा एक छोटे से एलिमेंट के लिए वर्क डन निकल के आया। ठीक है, अब dw से क्या फाइंड करना है अपने को, टोटल वर्क डन फाइंड करना है। तो क्या करते हैं बताओ, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करो इसका, dw इक्वल टू एफ और डॉट कितना हो जाएगा ये, dx। तो dw का इंटीग्रेशन कितना होता है, w इक्वल टू, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी x की, मान लो ये वाली पोजीशन कितनी थी तुम्हारी, x थी, और यहां से यहां तक लेके गए, वो पोजीशन कौन सी तुम्हारी, x2 है। तो कहां से कहां बोल जाएगी लिमिट तुम्हारी, x1 से लेकर कहां तक, x2 तक। और ये जगह तुम्हारा f डॉट कितना हो जाएगा, dx। ये तुम्हारा एक वेरिएबल फोर्स के थ्रू क्या निकाल पाओगे तुम, वर्क डन निकाल पाओगे। आई बात समझ में? अगर फोर्स वेरी कर रहा है और उसकी लिमिट तुमको दे रखी है, तो तुम इजीली क्या कर पाओगे वहां पर, वर्क डन फाइंड करोगे। इंटीग्रेशन पढ़ाई रखा है, फॉर्मूले बेसिक वाले फॉर्मूले काम आएंगे, यहां से तुम्हें एक सिंपल है। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट जेईई वगैरह में, बहुत सारे यहां से क्वेश्चन आते हैं, अभी देखेंगे दो क्वेश्चन करके अपन। ठीक है, तो ये वेरिएबल फोर्स के थ्रू है। कांस्टेंट फोर्स के थ्रू सिंपल क्या करोगे तुम लोग, एफ एस कॉस्टेटा यूज करोगे। और जो वेरिएबल फोर्स आ रहा है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे किसका, एफ डॉट डीएक्स का इंटीग्रेशन कर दोगे। यहां तक समझ में आया था, पक्का? चलो ठीक है, चलो एक और चीज बता दूं मैं यहीं पर ही, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और इसका कोई एरिया कर्व आता है, जैसे मान लो कुछ ऐसा कर्व आ गया, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऐसा कुछ, ठीक है, ये तुम्हारा जीरो पोजीशन है, ये तुम्हारी x1 है, और ये तुम्हारा कितना हो गया, x2 हो गया। और ये बोलोगे इसका वर्क डन फाइंड करो, क्या फाइंड करो, ध्यान रखना इस कर्व का जो एरिया होगा ना, एरिया ऑफ कर्व, ये जो एरिया ऑफ कर्व होगा, यही तुमको क्या देगा, इक्वल टू होगा ये किसके, टोटल वर्क डन। किसके इक्विवेलेंट होगा, मतलब तुमको क्या करना है, सिंपली ऐसा कर्व आ जाए तो सिंपल इसका एरिया फाइंड करो। वो जो एरिया होगा ना, वही एरिया किसको देगा, रिप्रेजेंट करेगा, तुम्हारे टोटल वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो तीन टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं यहां से, कांस्टेंट फोर्स के, वेरिएबल फोर्स के, और लास्ट क्या होता है, अगर तुमको कोई कर्व दे देता है, तो उस कर्व का जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तुम्हारे टोटल वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक क्लियर पॉइंट, पक्का? ठीक है, तो एक दो न्यूमेरिकल्स, ठीक है, यहां पे सारी चीजें लिख रखी है, अभी बताया था मैंने। इफ एंगल बिटवीन द फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक्यूट, एक्यूट जानते हो, लेस देन 90 होता है, तो उसको उस वर्क डन को तुम क्या बोलते हो, पॉजिटिव वर्क बोलते हो। कौन सा वर्क बोलोगे, पॉजिटिव वर्क। इफ द एंगल ऑब्टूस एंगल है और ग्रेटर देन क्या 90 होता है, तो तुम्हारा
जो होता है वर्क डन होगा वो कितना होगा तुम्हारा, नेगेटिव होगा, यानी कि 90 से ज्यादा क्या हो गया, 180 की 180 लिया अपन ने, ठीक है। और लास्ट रहेगा तुम्हारा इफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90, अगर एग्जैक्ट 90 हो तो तुम्हारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा तुम्हारा। इसका मैंने एग्जाम्पल भी बताया था अभी कि कुली ने अपने ऊपर क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, कोई वेट ले रखा है, तो उसका उसमें तो ग्रेविटी का उस वेट पे क्या हुआ आएगा, क्योंकि वेट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वहां पर वर्क डन नहीं होगा, ये बताया रखा है। तो फोर्स लगा तो हॉरिजॉन्टली देन वर्क डन शुड बी, ग्रेविटी क्या हो जाएगा तुम्हारा जीरो, ये भी बहुत जगह पूछा हुआ तुम्हारे यहाँ पर। तो ये 3 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। पहले वाले केस में जीरो बनता है तो पॉजिटिव वर्क डन मिलता है, दूसरे वाले केस में परपेंडिकुलर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो एंगल 90 बनेगा, उस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा तुम्हारा जीरो। और अगर थर्ड केस में क्या था 180 था, और 180 में तुम्हारा वर्क डन क्या आएगा तुम्हारा, नेगेटिव वर्क डन आएगा। कौन सा वर्क डन आएगा, नेगेटिव। ना उसके बाद में न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा था, ये मैंने बताया वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, कोई भी ये फोर्स था और ये तुम्हारा क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और ये डी डब्ल्यू तुमने क्या करा है, वर्क डन किया है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है तुम्हारा यहाँ पर डीएक्स है, तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा तुम्हारा W इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। तुम यहां से इंटीग्रेशन करोगे और ये मैंने बताया, और इंटीग्रेशन करके तुमको क्या मिलेगा, वर्क डन मिल जाएगा टोटल यहां से, ठीक है ना। इसके बाद में चलो ये क्वेश्चन है, जो ये आया हुआ क्वेश्चन है पी वाई क्यू में, ये पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म फोर्स कितना लग रहा है 3i के, मैं लिख देता हूं एफ इक्वल टू 3i के प्लस में जे के। फोर्स किसमें होता है, न्यूटन में होगा, न्यूटन एक वन पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, मास कितना है उसका, मास कितना गिवन है 2 kg, हेंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजीशन, इतना उसने क्या कर लिया डिस्प्लेसमेंट कर लिया, यानी कि मैं एस लिख सकता हूं, कितना आएगा बताओ 2i केप, और प्लस में कितना हो जाएगा जे केप, और ये किस में होता है तुम्हारा मीटर में होता है। और इसकी पोजीशन कहां से कहां तक है आगे, मतलब ये तुम्हारा S1 था, S1 का मतलब पहले रेस्ट वाली पोजीशन में था, और कहां से कहां तक चला गया S2 तक, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 4i केप, सॉरी i केप प्लस 3j केप, और प्लस में कितना हो जाएगा k केप मीटर, और ये भी किसमें आएगा मीटर में। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द पार्टिकल, तो वर्क डन तुमसे पूछ रहा है, ऑप्शन मैंने हटा दिए थे वैसे यहां से, एक बार ट्राई करो कितना आएगा, ठीक है करो, 30 सेकंड 2-5 मिनट देता हूं बहुत। क्या दो डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा मान के चलो, देखो इधर एक बार समझ लो, यहां से तुम फोर्स अप्लाई कर रहे थे एफ, एफ गिवन अपने को कितना है 3i के प्लस जे के, देख लो इधर, और यहां से तुमने डिस्प्लेसमेंट किया, ये तुम्हारा कौन सी पोजीशन थी, ये कौन सी पोजीशन थी S1, और ये कौन सी पोजीशन, और जब तुम फोर्स लगा दोगे तुम कहां पहुंच जाओगे S2 पे, और S2 की तुमको गिवन है इतना, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है अपना W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है तुमको, दो डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं, तो क्या करोगे बताओ, हाँ क्या करते हैं अपन, तुमने डेल्टा एक्स निकाला होगा कभी, डेल्टा एक्स क्या होता है बताओ, x2 माइनस x1, यही तो करते हैं अपन, फाइनल को माइनस में इनिशियल में से क्या कर देंगे माइनस, फाइनल क्या बताओ S2 कितना है 4i के प्लस 3j के प्लस k के, माइनस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2i के, और माइनस प्लस का कितना हो जाएगा तुम्हारा j के। तो कैसे सॉल्व करोगे, i केप में से i केप माइनस होगा, j केप में से j केप माइनस होगा, और k केप में से k केप, इसके बाद तो k केप है ही नहीं कुछ, तो यहां पर तुम क्या कर दोगे जीरो k केप लगा दोगे, क्या लगा दोगे जीरो k केप। करो फटाफट, 4 में से 2 लेस हुआ, कितना बच गया बताओ 2i केप, सही बात है। 3 में से क्या लेस करोगे बताओ 3, और 2j ये कितना हो जाएगा बताओ 4 होगा, या फिर माइनस मल्टीप्लाई होगा, 2 और +1 कितना हो जाएगा, हाँ
जे केप में से जे केप में ऐड करोगे माइनस हो तो ये कितना बच जाएगा तुम्हारा 2 जे केप, और के केप माइनस 0 करोगे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा प्लस का के केप मिलेगा। बने यहां तक? ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या करोगे बताओ, एफ इंटू एस, एफ गिवन है तुमको, एस गिवन है, डॉट प्रोडक्ट अभी बताया था मैंने, आई केप को आई केप के साथ, जे केप को जे केप के साथ, और के केप को के के साथ। करो 1 मिनट 30 सेकंड दिए, फटाफट करो जल्दी, डॉट प्रोडक्ट करो फटाफट। करो, क्या ठीक है। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 3 आई केप प्लस जे केप, और मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 आई केप प्लस 2 जे केप, और प्लस में कितना हो जाएगा तुम्हारे यहां पर के केप हो जाएगा यहां पर। डन करो, आई को आई केप से बताया था अभी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6, और आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, फिर जे केप को किससे करोगे, जे केप से, प्लस में बताओ कितना हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा, जे केप जे केप कितना हो जाएगा 1, के का कोई कंपोनेंट है ही नहीं है तो इस पर 0 सपोर्ट करेंगे तो के क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा तुम्हारे पास 8 जूल, ये तुम्हारा वर्क निकल के आएगा। तो ये एक तरीके से कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल था, किसका था भाई, कांस्टेंट पर कैसे वर्क करेगा तुम्हारा वहां पर, किसका सिंपल था। नाउ नेक्स्ट, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ है शायद। देखो, ए बॉडी ऑफ मास 3 केजी, कितना दे रखा है 3 केजी, अंडर कांस्टेंट फोर्स, बताया था ना अभी, दो तरीके के फोर्स होंगे, या तो वेरिएबल होंगे या फिर क्या होंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है, एस मीटर इन इट, गिवन बाय द रिलेशन एस इक्वल टू, और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दे रखा है 1/3, और कितना दे रखा है तुमको टी स्क्वायर, ये दे रखा है तुमको, ये तुमको क्या दे रखा है डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। वेयर इज द टी, क्या है तुम्हारे यहाँ पे टाइम है सेकंड में, तो वर्क डन बाय द फोर्स इन द 2 सेकंड, किसमें फाइंड करना है तुमको 2 सेकंड के अंदर वर्क डन फाइंड करना है, फाइंड फोर्स इन 2 सेकंड। करो फटाफट, एक जल्दी करो, कांस्टेंट फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट तुमको गिवन है, हाँ 0, देखो क्या होता है वर्क का फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू होता है तुम्हारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही बात है। देखो ध्यान से देखो, इधर फोर्स इनटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कैसे निकालोगे बताओ, फोर्स कैसे निकालोगे, इधर देख, फोर्स कैसे निकालोगे, एफ इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए, यही तो होता है, ठीक है। एम तुमको गिवन है, एम कितना दे रखा है, एम गिवन नहीं है 3 केजी, एम कितना तुम्हारा 3 केजी, ठीक है। एम तुमको ए निकालना तुमको, ताकि तुमको क्या मिल जाए यहां से फोर्स मिल जाए। ए कैसे निकालोगे, देखो डिस्प्लेसमेंट का अगर एक बार क्या करते हैं अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या मिलती है अपने को वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, और उस वेलोसिटी का भी क्या कर दे एक बार और क्या कर दे अपन डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा अपने को एक्सेलरेशन मिलेगा। करके देखो इधर, एस इक्वल टू कितना दे रखा है बताओ 1/3 टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन तुम सबने पढ़ रखे हैं, क्या होगा बताओ, वी को क्या लिखोगे तुम, वी को लिखोगे
डी एस अपॉन में डी टी, मतलब टी के रेस्पेक्ट में क्या करोगे इसका डिफरेंशिएशन करो फटाफट। कैसे करते हो? 1/3 तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसा कैसा आएगा? टी स्क्वायर का कैसे करते हैं बता रखा है, पावर को आगे लेके आएंगे 2t और पावर में से क्या माइनस कर देंगे 1 माइनस, तो 1 बचेगा। तो क्या मिला तुमको यहां से 2/3 और t बच गया तुम्हारे यहां से, कोई दिक्कत? ये तुम्हारे को क्या मिली वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का भी क्या करते हैं अपन एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन तुम क्या लिख सकते हो? dv अपॉन में dt लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा इसका करो डिफरेंशिएशन बताओ, 2/3 का 2/3 और t का dt के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास ओनली 2/3। और एक्सेलरेशन कितना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो ये तुम्हारा क्या मिल गया एक्सेलरेशन। मास तुमको गिवन ही कितना है 3 kg। अब क्या फाइंड करना है तुमको s। s कैसे फाइंड करोगे? कितने सेकंड में फाइंड करना है 2 सेकंड में। तो यहाँ पर t इक्वल टू कितना पुट कर दो 2, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 4/3। सही बात है क्या? और यूनिट किस में आती है इसकी मीटर के अंदर आती है। तो वैल्यू पुट करो, w इक्वल टू फोर्स को क्या लिख सकते हैं अपन m इंटू ए और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा s। मास कितना है बताओ 3 इंटू ए कितना है तुम्हारा 2/3 और s कितना है तुम्हारा 4/3। तो क्या क्या कैंसिल होगा 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या निकल के आएगा तुम्हारा आंसर 8/3 जूल। ये तुम्हारा बगदा निकल के आएगा किसका निकला। तो आई थिंक ये नीट में आया था शायद, पीवाईक्यू मेंशन कर ईयर फिक्स नहीं कर रहा था। ये तुम्हारा लास्ट होगा यहां से डन पक्का। तो ये कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल था, किसका था साफ साफ लिख रखा था, ठीक है ना। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये वेरिएबल फोर्स का है, इसके बाद समझ आ जाएगा यहां से। करो फटाफट इसको। क्या दे रहा देखो ए पोजीशन डिपेंडेंट एफ इक्वल टू दे रखा है आपने को कितना एफ इक्वल टू दे रखा है 7 माइनस 2x और प्लस का कितना दे रखा है 3x स्क्वायर, ये दे रखा है ठीक है। अब देखो तुमको कैसे पता चलेगा कि फोर्स क्या है तुम्हारा वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट फोर्स है। अगर फोर्स तुम्हारा फोर्स है, अगर फोर्स तुम्हारा फंक्शन ऑफ किसका है कोई एक्स वाई का फंक्शन है, कोई वेरिएबल का फंक्शन है या एक्स वाई जेड किसी का भी फंक्शन है, तो तुमको क्या समझ में आना चाहिए फोर्स कैसा है तुम्हारा वेरिएबल है। या फिर कभी कभी तुमको फोर्स टाइम का फंक्शन भी दे रखा होगा, किसका तो टाइम का फंक्शन भी दे रखा है, तो इसका मतलब तुम्हारा जो फोर्स होगा वो कैसा होगा तुम्हारा वेरिएबल फोर्स होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू फिक्स रहेगी और वेरिएबल एक्स वाई के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है चेंज होता रहता है, ठीक है दे रखा है। और न्यूटन की यूनिट जाएगी तो न्यूटन लिख दिया अपन ने। आगे एक्स ऑन द स्मॉल ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना एम कितना गिवन है, एम कितना है 2 kg गिवन है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्स इक्वल टू कहां से वो कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट 0 से, और एक्स इक्वल टू कहां तक वो कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट 5 तक कर सकते हैं, ठीक है। देखो वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है W इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ x1 से कहां तक डिस्प्लेसमेंट होगा x2 तक, और f और डॉट में कितना हो जाएगा तुम्हारे यहां से dx। ऐसा कुछ किया है तुमने वेरिएबल फोर्स के फॉर्मूले में। फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू कितनी है x1 कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, x2 कहां पर फिनिश कर रहा है 5 तक, और फोर्स की वैल्यू कितनी है 7 माइनस का 2x और प्लस का कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या चलेगा तुम्हारा dx चलेगा यहां पर, ठीक है। वही वाली बात होगी, वापस क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। dx पहले किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, फिर किससे मल्टीप्लाई होगा 2x से, और फिर किससे मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर से। तो कैसे करेंगे इसको देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन इंटीग्रेशन 0 टू कहां तक करेंगे बताओ 5 तक 7 और कितना हो जाएगा तुम्हारा dx, dx को उससे मल्टीप्लाई कर लिया माइनस का 0 टू 5 अलग से कर लेते हैं इसको 2x और
किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बेस के रेस्पेक्ट में। और लास्ट बचा तुम्हारा प्लस का 0 to 5 और 3x का स्क्वायर और डॉट में कितना हो जाएगा तुम्हारा dx। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका कितना होगा, 7 तो कांस्टेंट है, 7 बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो x कर दिया। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 टू कहां तक है, 5 तक है। माइनस इसका इंटीग्रेशन x की पावर कितनी है, 1 है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, बता रखा है फॉर्मूला। तो कितना होगा बताओ, तो x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे भी कितना आएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x का कितना हो जाएगा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 5 तक, प्लस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करो, वही वापस पावर में कितना है 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और नीचे भी कितना होगा 3, तो 3 और ये कितना हो जाएगा x 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 3। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 to 5 है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। लिमिट पुट करनी आती है, कैसे करते हैं लिमिट पुट, पहले अपर लिमिट होता है माइनस, फिर क्या होता है तुम्हारा लोअर लिमिट। तो करो फटाफट, 7 5 अपर लिमिट पहले पुट करेंगे और माइनस का कितना हो जाएगा 0, माइनस यहां पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 0 की जगह कितना आ जाएगा 0, प्लस का एक्स का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 0 की करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सोल्व कर लो, कितना आता है इसको, 7 5 जा 35, माइनस का कितना हो जाएगा 25 और प्लस का कितना हो जाएगा 125। इसको सोल्व करना, जो तुमको आंसर मिलेगा वो कौन सी यूनिट के अंदर आएगा, तुम्हारा जूल के अंदर आएगा यहां से। ठीक है, तो ये तुम्हारा, हाँ जो भी आएगा इसमें 35 में लेस कर लेना कि डबल आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या कंप्लीट हुआ आज वर्क। एक बार ब्रीफ कर देता हूं मैं, वर्क का क्या वो है, क्या पढ़ा था अपन ने वर्क, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 3 केस चलते हैं इसके, थीटा इक्वल टू कितना होता है 0, थीटा इक्वल टू कितना होता है 90 और थीटा इक्वल टू कितना होगा 180। जब 0 डिग्री होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। इस कंडीशन में तुमको वर्क डन कितना मिलेगा, W इक्वल टू कितना मिलेगा Fs। इसको कौन सा वर्क डन बोलोगे तुम, पॉजिटिव वर्क डन बोलोगे। ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा परपेंडिकुलर, तो थीटा इक्वल टू cos 90 कितना होता है 0, इसके अंदर W इक्वल टू कितना मिलेगा 0। इसी को तुम कौन सा वर्क डन बोलते हो, 0 वर्क डन। और लास्ट बचेगा तुम्हारा क्या 180, 180 में तुमको क्या मिलता है W इक्वल टू माइनस ऑफ Fs, तो ये तुम्हारा कौन सा वर्क डन होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है। तो ये तुम्हारी फोर्स के तीन केस थे। यूनिट क्या होती है फोर्स की, फोर्स की न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, इसी को अपन क्या बोलते हैं जूल बोला जाता है। डायमेंशन कितनी होती है वर्क की, WM1 L2 T-2, जो कि फोर्स की यूनिट को डायमेंशन की यूनिट से क्या कर देंगे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्स दो तरीके से देखे थे अपन ने, कांस्टेंट फोर्स और एक क्या देखा था अपन ने वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, तुमको F की फिक्स वैल्यू दे रखी होगी जो कंटिन्यूअसली एक ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यू लगता रहेगा। और वेरिएबल फोर्स क्या होता है, वेरिएबल फोर्स का बताया था जो F चेंज होता रहेगा किसके रेस्पेक्ट में, जो फंक्शन हो किसका तुम्हारा एक्स और वाई का, या फिर कभी कभी किसका फंक्शन भी दे देते हैं वो tan का फंक्शन देते हैं। और एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था अपन ने ग्राफ का, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है और ये तुम्हारा फोर्स है, और कोई कर्व तुमको ऐसा दे देता है तो इसका जो एरिया होगा ना, इस कर्व का जो एरिया होगा, यानी कि एरिया ऑफ कर्व, ये तुमको क्या देगा बताओ, ये तुमको देगा टोटल वर्क डन। क्या देगा, टोटल वर्क डन देगा। तो ये तुम्हारी कुछ वर्क की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, तो ब्रीफ में बता दी मैंने तुमको यहां से। ठीक है, थैंक यू।